अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए ख़बर लेके आ रहे हैं वो बड़ी तहलका खेज़ है। बहुत ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं। ये हैं जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनके बारे में जो अब एक नया रेफरेंस दायर हुआ है, ये 8 पेजेस का रेफरेंस है। ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान साहब ने दायर किया है। इसमें मुबैना तौर पर जो इंकशाफात हैं, ये ज़राए बता रहे हैं कि ये एक जो फ्रंट मैन मुबैना पकड़ा गया है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसके किए हुए इंकशाफात पर मबनी ये रेफरेंस है। और ये इतने होलनाक इंकशाफात हैं कि मैं तो दंग हूँ ये पढ़ के। और शायद अब यही वजह है कि इसके बाद ज़राए बता रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी कार्रवाई इनिशिएट होने की तरफ बात चली गई है और कुछ प्रोसेस शुरू हुआ है। वो भी आपको अंदर की खबर देंगे। जबकि इसके अलावा आपको हम आज बताएंगे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ये भी अंदर की कहानी हम आपको आज बताएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, शहजाद अता इलाही साहब, ये ज़रा बताते हैं कि ये चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की चॉइस थे। ये वफाकी हुकूमत जिसकी चॉइस होनी चाहिए थी अटॉर्नी जनरल, उनकी चॉइस नहीं थे। उनकी चॉइस थे अनवर मंसूर आवान साहब। ये बड़े काबिल, बहुत ही अपराइट लॉयर हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं, जब वो जज नहीं थे तो ये और मंसूर उस्मान अवान साहब मिल के लॉ फर्म चलाते थे। अब वो जज बन गए तो ये अभी भी लॉयर हैं और इनको अटॉर्नी जनरल बना रही थी वफाकी हुकूमत। बहुत ही नौजवान और काबिल लॉयर थे, लेकिन फिर इनकी यहाँ तक के काबीना ने समरी मंजूर कर दी मंसूर उस्मान अवान साहब की। और सदर मुमलिकत ने भी उस समरी की अप्रूवल दे दी, सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी था। और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ज़रा ये बताते हैं कि डट गए, क्योंकि ये उनको मंसूर उस्मान अवान की सूरत में एक जस्टिस बाबर सत्तार नज़र आता था, एक जस्टिस काजी फाइजी सा नज़र आता था। वो कहता था कि यार ये तो उनका लाइक माइंडेड टाइप ये लॉयर है, और ये अटॉर्नी जनरल बन गया तो फिर ये जिसे कहते हैं मेरी जो एक वो है मर्जी मंशा, शायद अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ऊपर वैसे नहीं प्रिवेल करेगी। तो वो इस वजह से बेचारे मंसूर उस्मान अवान तो इंतहाई काबिल और अपराइट लायर होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। तो फिर जो ज़राए बताते हैं, फिर बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब, जो ना नून लीग से कोई ताल्लुक़ था ना कुछ था, लेकिन उनका नाम जस्टिस एजाजुल हसन की फर्म में क्योंकि इन्होंने काम किया हुआ था और ये दोनों करीब थे, ज़राए बताते हैं। तो फिर जस्टिस एजाजुल हसन आपको पता है आइज़ एंड ईयर्स हैं मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के, और उनके सबसे करीबी दोस्त हैं। इवन के दोनों अमूमन लंच भी इकट्ठा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। तो फिर उन्होंने इनका शहजाद अता इलाही साहब का नाम दिया। और फिर वो हुआ भी कि जब चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स दिए कि वो एक ही प्राइम मिनिस्टर ईमानदार आया, तो फिर सेनेटर्स ने रिएक्ट किया उस पर। ये शहजाद अता इलाही साहब वज़ीर कानून को ख़त लिख रहे हैं कि आप सेनेटर्स को बताएं कि चीफ जस्टिस ने तो ये रिमार्क्स दिए ही नहीं, ये वो इस किस्म की कमेंट्स ना करें सेनेट में बैठ के। तो ये चीफ जस्टिस के तर्जमान बने हुए थे। लेकिन अब जब वक्त आया है अहम, तो इनसे इस्तीफ़ा ले लिया वफाकी हुकूमत ने। और ये इस्तीफ़ा बड़े सिग्निफिकेंट है, बड़े अहम मौके पर लिया गया है इनसे। और उस इस्तीफ़े की वजह यह है कि अब आपको पता है, एक तो ये इलेक्शन मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, ठीक है, और उसमें ज़ाहिरी बात है वफाकी हुकूमत ने फिर केस प्लीड करना है, बेंच के ऊपर भी एतराज़ात हो सकते हैं, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की पिछली जजमेंट के ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं। फिर क्या नाम है, इसके अलावा दीगर अमूर हैं, जिस तरह से वो बेंच चला है उस सब के ऊपर ये मामला चल सकते हैं। तो वो शहजाद अता इलाही साहब पर वफाकी हुकूमत एतमाद नहीं रखती थी कि वो उस तरह से उस बेंच में के सामने वफाकी हुकूमत का केस उस तरह से प्लीड कर सकेंगे, उस तरह फ्रंट फुट पर आकर। एक ये वजह थी। दूसरी वजह थी कि अब
जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ जो रेफरेंस है, अब उस पर काम फाइनली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शुरू होने वाला है। तो अगर वो कार्रवाई इनिशिएट होनी है तो वहाँ पर भी वफाकी हुकूमत को एक ऐसा अटॉर्नी जनरल चाहिए जो इस रेफरेंस के ऊपर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के किरदार के ऊपर एक फ्रंट फुट पर बात कर सके। तो वो भी उनको शहजाद अता इलाही साहब से उम्मीद दी थी, क्योंकि शहजाद अता इलाही साहब आपको जैसे पहले बताया कि ज़राए बताते हैं कि ये मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की ख्वाहिश पर लगे थे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उनकी ख्वाहिश पर लगे थे तो फिर उनके जो धड़े के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके खिलाफ इन्होंने क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई पोजीशन लेनी थी। तो इस वजह से ये अगले 2 हफ्ते में, क्योंकि अहम केसेस अब सामने आने वाले थे, तो फिर इसलिए इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। और अब वफाकी हुकूमत देखेगी कोई ऐसा जज ले, कोई ऐसा लॉयर ले जो वाकई वफाकी हुकूमत की मंशा के मुताबिक चल सके, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस लेकर। अब हम इससे आगे आते हैं तो वो मामला है फिर आपको मालूम है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का। अब जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस है उसके ऊपर कुछ मामला शुरू हुआ है और वो मामला बड़ा दिलचस्प है। वो है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अटॉर्नी जनरल कह रहा हूँ, माजरत, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अब फाइनली लेटर लिखे हैं। एक तो उन्होंने लिखा है मियाँ दाऊद जो सबसे पहले कंप्लेनेंट थे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ, उनको उन्होंने खत लिखा है कि आप अपने इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए एक एफिडेविट जमा करवाएं, तो वो जमा करवाएंगे। दूसरा उन्होंने खत लिखा है पाकिस्तान बार कौंसिल को कि वो भी जो उन्होंने रेफरेंस मूव किया है उसके जो उन्होंने बेस बताई है कि हमने ये रेफरेंस पाकिस्तान बार कौंसिल में पेश की जाने वाली करारदाद की रोशनी में जमा करवाया है, जिसमें तमाम बार में पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने कहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ इन ऑडियोज़ के आने के बाद, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मोहम्मद खान भट्टी उनके सामने बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस दायर होना चाहिए, उसकी रोशनी में हमने ये रेफरेंस दायर किया। तो उन्होंने वो करारदाद मांगी है जो पाकिस्तान बार कौंसिल की है। अब जो एक तीसरा रेफरेंस है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ, ये बड़ा खौफनाक है। ये गुलाम मुर्तज़ा खान साहब का रेफरेंस है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये जो रेफरेंस है ये मुबैना तौर पर जो एक फ्रंट मैन था जिसका नाम है राजा सफदर, मोहम्मद सफदर खान इसका नाम है, लेकिन राजा सफदर खान के नाम से जाना जाता है, और ये एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फ़रार होते हुए हिरासत में लिया गया और फिर इसने जो इंकशाफात किए वो इंकशाफात इस रेफरेंस की बुनियाद बने। अब ये रेफरेंस सुनिए, ये बड़ा ही खौफनाक रेफरेंस है। इसमें वो लिखते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो लिखते हैं कि जी इन्होंने 2 एक कनाल के प्लॉट फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी पार्क रोड इस्लामाबाद में ख़रीदे एक कनाल के, और एक प्लाट इन्होंने G17 में सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में ख़रीदा एक कनाल का। और ये तीनों एक कनाल के प्लॉट मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने सिर्फ 70 लाख के 3 कनाल के प्लॉट खरीदे, और इन प्लॉटों की असल मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिन्हें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने 70 लाख में खरीदा। वो जो कहते हैं कि सिर्फ 20% अमाउंट पर इन्होंने 3 प्लॉट कैसे खरीद लिए, जो एक्चुअल वैल्यू है उसका 20% पे करके इन्होंने 3 प्लॉट कैसे खरीद लिए। फिर दूसरा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ये जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें एक 2900 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट भी खरीदा चौथे फ्लोर पर, और इसकी कीमत उन्होंने क्या अदा की, 2900 स्क्वायर फीट के एक अपार्टमेंट की कीमत मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने सिर्फ 15 लाख रुपए दी।
आप सोचिए, इस्लामाबाद में आप 15 लाख का अपार्टमेंट ले सकते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि इस अपार्टमेंट की भी असल कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, यानी कि सिर्फ 10% कीमत पर जो असल वैल्यू है उस अपार्टमेंट की, जिससे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ये अपार्टमेंट खरीदा, इस पर भी वो सवाल उठाते हैं कि कैसे उन्होंने ये अपार्टमेंट ले लिया इतनी कम कीमत पे। फिर एक और सुनिए, फिर वो 2006 में एक प्लॉट जिसकी वो बताते हैं कि जी गुजरांवाला में डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम में, जिससे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने 620 स्क्वायर फीट का, ठीक है, जो एक कनाल से भी ज़्यादा जगह बनती है, वो उनकी अहलिया मोहतरमा सईदा हुमा फातिमा नकवी साहबा के नाम पर अटॉर्नी हुआ कमर हुसैन सिद्दीकी साहब की तरफ से। और फिर ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में जब वो थे, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए के बस। और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने 2021 में यही प्रॉपर्टी आरिफ रशीद को, जो DHA लाहौर के रिहायशी हैं, उनको 1,87,00,000 रुपए में बेच दी, ठीक है, जबकि इसकी भी वो कहते हैं कीमत इससे ज़्यादा थी। फिर वो कहते हैं जी कि इससे आगे आ रही है। 2021 में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब लाहौर में एक 2 कनाल 4 मरला का एक घर खरीदते हैं गुलबर्ग 3 में, ठीक है, और उसकी कीमत वो क्या अदा करते हैं, 4,45,00,000 रुपए तकरीबन, ठीक है। और अब वो आगे लिखते हैं कि जी इसकी असल वैल्यू ये थी ही नहीं, ठीक है, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि इसकी यही असल वैल्यू है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास तो 2021 में जो उन्होंने गुजरांवाला का वो जायदाद बेची थी, उसके हिसाब से तो इनके ऊपर 1,80,00,000 रुपए थे। फिर 4,40,00,000 रुपए, 4,45,00,000 रुपए इन्होंने कहाँ से बनाए, ठीक है। बाकी जो 1,80,00,000 के अलावा जो अमाउंट है, यानी कि जो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब बनती है, वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी उसकी मनी ट्रेल दें कि वो कहाँ से लाए। और ये वो कहते हैं लाहौर के सबसे एक्सपेंसिव एरिया गुलबर्ग 3 में है, ये इतने का प्लॉट ही नहीं है, लेकिन कैसे इन्होंने लिया। फिर अब इसकी मनी ट्रेल जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, मिसेस सरीना ईसा से मनी ट्रेल ली गई ना, कि आपने वो जो लंदन में प्रॉपर्टी ली वो कहाँ से पैसे जनरेट किए। तो उन्होंने अपनी ज़रूरी ज़मीन की आमदन दिखाई, उन्होंने कराची में बेची अपनी जायदादें दिखाई, उन्होंने अपनी तनख्वाह के दिखाए, सारे उन्होंने दिखाया कि किन पैसों से उन्होंने लंदन में वो सिर्फ 7-8 करोड़ के अपार्टमेंट्स अपने बच्चों को लेकर दिए थे, जबकि यहाँ पर अभी आप सुनिएगा 65 करोड़ की जायदादें ली और बेची जा रही हैं, और उनकी कोई मनी ट्रेल का पता ही नहीं, ठीक है। 1,80,00,000 रुपए की जायदाद बेची हुई है और 4.5 करोड़ की ली भी है, ठीक है जी। फिर वो आगे जाके लिखते हैं कि गुलबर्ग में फिर एक और वो जायदाद का जिक्र करते हैं, ठीक है जी, कि जस्टिस नकवी साहब ने एक जायदाद जाहिर की, जिसकी वैल्यू उन्होंने जाहिर की कि 7,20,00,000 रुपए है। और जस्टिस नकवी साहब ने ये जायदाद खरीदी कितने की थी, 4,45,00,000 की, जाहिर क्या की 7,20,00,000, ठीक है। अब आप सुनिए, कहते हैं कि वो जाहिर करके फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी उसी जायदाद को राजा सफदर को 4,96,30,000 की बेच देते हैं। यानी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जाहिर करते हैं कि उनको इस जायदाद में 2,23,00,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। हालांकि वो ये कहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस जायदाद के जो पैसे लिए थे फरोख्त के, वो थे 13 करोड़ रुपए। कितने, 13 करोड़ रुपए इसी राजा सफदर से, जिसको मुबैना तौर पे कहा जाता है कि ये फ्रंट मैन है इन तमाम डीलों में,
ठीक है। अब आप सुनिए कि ये जो 58 लाख रुपए हैं उस 5 करोड़ 80 लाख रुपए जो हैं उनमें उस जो 13 करोड़ रुपए उसमें पे किए गए, ये जस्टिस नकवी साहब को राजा सफदर ने पे किए किसके फ्रंटमैन के तौर पे? जाहिद रफीक के तौर पे। और जाहिद रफीक कौन है? ये हबीब रफीक के मालिक हैं, ठीक है। और ये बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनियां चला रहे हैं, ठीक है। लाहौर में बिग प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से चला रहे हैं, और ये पेमेंट्स कर रहे हैं इन जायदादों की। और फ्रंटमैन कौन है? राजा सफदर, ठीक है। फिर आप आ जाइए, फिर वो कहते हैं कि फिर जस्टिस नकवी साहब ने एक लाहौर कैंट में एक सेंट जॉन पार्क में एक तकरीबन 4 कनाल का एक बंगला लिया। ये उन्होंने मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद हसन शहबाज से ख़रीदा, और इसकी कीमत उन्होंने जाहिर की जी 10 करोड़ 68 लाख रुपए। अब दिलचस्पी की बात यह है कि मोहम्मद शहबाज और हसन शहबाज ने ये 4 कनाल का बंगला सिर्फ एक दिन पहले ख़रीदा था एक डील में, ठीक है। और वेरी नेक्स्ट डे 24 आवर्स में जस्टिस नकवी को वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये भी एक मुतनाज़ा जायदाद थी, ठीक है। और इसकी असल मालियत 65 करोड़ रुपए थी। 65 करोड़ रुपए की जायदाद 10 करोड़ में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को दी गई। और किस तरह से दी गई कि एक दिन पहले वो जायदाद खरीदी गई, यानी कि मैंने एक दिन पहले खरीदी, ठीक है, अगले दिन ही मैंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को वो 10 करोड़ में बेच दी, जबकि उसकी असल मालियत 65 करोड़ रुपए। मैं क्यों इतनी सस्ती जायदाद एक दिन उठाता हूँ और अगले दिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को दे देता हूँ, ठीक है। ये भी सवाल उन्होंने इसमें रखा है। फिर वो कहते हैं कि जाहिद रफ़ीक साहब जो हैं, ये लाहौर स्मार्ट सिटी में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटों सैयद तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी और सैयद तसद्दुक मुर्तज़ा नकवी को 2 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट लाहौर स्मार्ट सिटी में देते हैं। और उनकी कीमत क्या लेते हैं? जबकि उनकी असल कीमत जो थी वो उस वक्त भी 1 करोड़ 79 लाख थी, और अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो वो 3 करोड़ रुपए के वो प्लॉट थे। लेकिन कितने के 3 करोड़ रुपए वाले प्लॉट बेचे गए, कमर्शियल प्लॉट जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के दोनों बेटों को? सिर्फ 18 लाख रुपए के। 18 लाख रुपए के। वो कहते हैं कि नहीं, ये इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के एक बेटे को एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट भी वहां पर दिया जाता है, जिसकी वैल्यू है 54 लाख रुपए। लेकिन पता है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बेटे को कितने में दिया गया? 5,40,000 रुपए में। इतने सस्ती जायदादें क्यों दी जा रही थी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बच्चों को, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को? यानी कि वैल्यू उनकी करोड़ों में होती थी, इनको लाखों में मिल रही थी। क्या था ऐसा आखिर? फिर आप आइए फिर एक और कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने एक और फ़ायदा भी लिया। 90% डिस्काउंट लिया उन्होंने इन जायदादों पर जाहिद रफ़ीक से, हबीब रफ़ीक के मालिक से, ठीक है। और फिर आप आगे आइए, ठीक है। फिर यही जाहिद रफ़ीक साहब, इसमें इल्ज़ाम है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो बेटी लंदन में रहती हैं, उनको 10,000 पाउंड ट्रांसफ़र करते हैं 2 ट्रांजेक्शन्स में, जो कि वहाँ पर लंदन में सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। और उनको ये 2 ट्रांजेक्शन्स में 5-5 हज़ार पाउंड ट्रांसफ़र किए जाहिद रफ़ीक ने। और ये कैसे ट्रांसफ़र किए? अपने अबू ज़ैबी इस्लामिक बैंक से लंदन में मौजूद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की बेटी, जिनका अकाउंट बार्कलेज बैंक में है और वो अकाउंट नंबर भी मौजूद है, उसमें ट्रांसफ़र किए गए। इट मीन्स मनी ट्रेल मौजूद है, तो इतनी डिटेल्स मौजूद है कि ये अकाउंट नंबर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की बेटी का है, और ये जाहिद रफ़ीक का अकाउंट नंबर है इस्लामिक अबू ज़ैबी इस्लामिक बैंक का, ये मुज़ाहिर अकबर साहब की बेटी का बार्कलेज बैंक का अकाउंट है। तो हमारी उस बहन को इन्होंने 5-5 हज़ार पाउंड 2 किस्तों में ट्रांसफ़र किए। फिर आ जाइए,
फिर यही जाहिद रफ़ीक साहब ने, जब जस्टिस नकवी साहब की जो बेटी हैं वो लंदन गई, तो उनको 51 हफ्तों के लिए, ठीक है, इन्होंने लंदन में एक अपार्टमेंट हायर करके दिया। 395 पाउंड एक हफ्ते की उसकी फ़ीस थी, ठीक है। और ये 51 हफ्तों के लिए इन्होंने लेके दिया। जाहिद रफ़ीक साहब ने, क्यों ये इतनी नवाज़शात कर रहे थे जस्टिस नकवी के अहल खाना पर। फिर आप आ रही है, यही जाहिद रफ़ीक साहब ने जस्टिस नकवी साहब के, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे तसद्दुक़ मुर्तज़ा नकवी को लंदन में एक 5 स्टार होटल में 10 रातों का स्टे करवा के दिया और 300 पाउंड पर नाइट का पे किया, यानी कि 3000 पाउंड पे किया जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे की लंदन में स्टे का एक 5 स्टार होटल में। फिर यही जाहिद रफ़ीक नकवी साहब, अब ये सवाल यह है कि ये क्यों इतना कुछ कर रहे थे, क्यों इतनी नवाज़शात कर रहे थे मुबैना तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और उनके अहल खाना पर। तो उसकी वजह यह थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब मुबैना तौर पर इस रेफरेंस के मुताबिक अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे थे हबीब रफ़ीक ग्रुप के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे उनके सेटअप होने के लिए। और उसके लिए ये इन्होंने कुल 60 अफसरान के तबादले करवाए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स थे, महकमा माल के अफसरान थे, SHOs थे, DSPs थे और अदालती अमला था, यानी कि सिविल जज और सेशन जज वगैरह। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इनकी ट्रांसफ़र्स करवाई जहाँ जहाँ पर केसेस और ज़मीनों के तनाज़ात पैदा हो रहे थे हबीब रफ़ीक के, ताकि वो तनाज़ात हबीब रफ़ीक साहब के हक़ में मुबैना तौर पर सेटल हो सकें। ऐसा ही हो सकता तो ये ट्रांसफ़र्स हुई होंगी। उसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ये जो राजा सफदर जो इनका मुबैना फ्रंट मैन है, उसका भाई मोहम्मद आरिफ खान चेयरमैन ज़कात कमेटी लगवाया डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में। और किसके ज़रिए लगवाया? मोहम्मद खान भट्टी के ज़रिए, जो उस वक्त जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के घर पर बैठा हुआ था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था चौधरी परवेज़ लाई का, जिस तरह जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी फ़ोन पर बात कर रहे थे, ठीक है, जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। फिर आप आ रही है, वो ये कहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के जो बेटे हैं, इनको सिर्फ 5 साल हुए हैं नकवी एंड को में अपनी फर्म में लीगल प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है, बतौर लॉयर। और इतने अरसे में इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े एलीट लोगों के 400 से ज़्यादा मुकदमात सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में, जिसे कहते हैं ना, अब तक इनके पास है। यानी कि इतनी इनकी लॉ फर्म चल पड़ी, इतनी इनकी प्रैक्टिस चल पड़ी कि सिर्फ 5 साल में ये 400 मुकदमात इनको मिल गए। मतलब आम वकील को इतने मुकदमात मिलते हैं और इतने बड़े बड़े मुकदमात मिलते हैं इतने इतने अमीर लोगों के, इतनी इतनी बड़ी कंपनियों के, तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को क्यों मिल रहे थे? ठीक है, तो ये सारे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने किस तरह से अपने बेटों की लॉ फर्म सेटअप के लिए दयाल सिंह मेंशन में, जो माल रोड लाहौर पर है, वहाँ पर अवैक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी भी ली। ये सब कुछ बड़े खौफनाक इल्ज़ामात हैं, बहुत ही खौफनाक इल्ज़ामात हैं। और अब देखते हैं इन पर क्या आगे कार्रवाई होती है। ज़ाहिर बात है इनकी सबकी मनी ट्रेल मांगी जाएगी, इनसे सबूत मांगे जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर ये कार्रवाई इनिशिएट होगी। देखते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब इसका क्या जवाब देते हैं। हमारी तो पूरी ख्वाहिश होगी, दुआ होगी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब इन तमाम चीज़ों से क्लियर होकर निकलें, ताकि उनका इमेज भी बहाल हो और सुप्रीम कोर्ट का इमेज भी बहाल हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।